आज हम जो किस्सा साझा करने वाले हैं वह महज एक जुर्म की बात ही नहीं है। वह दास्तां है एक ऐसे धोखे की जिसकी आप और हम कभी उम्मीद भी नहीं कर सकते। हम जिक्र कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के इटावा जिले की एक ऐसी वारदात का जिसने पूरे मुल्क को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या वाकई में हम उन लोगों को पहचानते हैं जिन पर हम सबसे ज्यादा यकीन करते हैं। इस पूरी घटना के बीच में मुख्य तौर पर 4 लोग हैं। पर्दे पर जो पहली फोटो आप देख रहे हैं वह है दिव्या। दिव्या जितनी शांत, सरल और प्यारी थी उससे कहीं ज्यादा अक्लमंद और सुलझी हुई औरत थी। उसका सोचना था कि दिक्कतों से भागने की बजाय उनका डटकर मुकाबला करना चाहिए। दूसरी फोटो है इस दास्तां के दूसरे शख्स और दिव्या के पति अजितेश की। अजितेश एक नेशनल न्यूज चैनल के मशहूर क्राइम एंकर है। हालांकि टीवी पर दिखने का यह मुकाम उन्होंने एक बहुत ही लंबे और मुश्किल वक्त के बाद प्राप्त किया था। तीसरी फोटो में जो आदमी है उसका नाम है अखिल। अखिल अजितेश का बहुत पक्का दोस्त है और यह भी उसी न्यूज चैनल में जॉब करता है। और यह है इस डरावनी दास्तां का चौथा और अंतिम चेहरा, भावना। भावना भी उसी दफ्तर में एक मेकअप आर्टिस्ट के तौर पर जॉब करती थी। इन चारों की लाइफ आपस में कैसी फंसी और कैसे एक खुशहाल भरा कुनबा उजड़ गया, इसे ढंग से जानने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा। बात है साल 2013 के आसपास की, जब इटावा शहर के कटराबद इलाके के एक मकान में दिव्या नाम की एक नई दुल्हन प्रवेश करती थी। दिव्या एक बेहद सरल, संस्कारी और जमीन से जुड़ी हुई बहू थी। उसके कोई बहुत बड़े शौक या महंगी मांगे नहीं थी। उसका लक्ष्य सिर्फ एक था, प्यारा परिवार। दिव्या के माता पिता ने बड़े सपनों से अपनी इस भोली बेटी का साथ अजितेश मिश्रा के हाथ में दे दिया था। ससुराल में दिव्या के ऊपर बड़ी ड्यूटी थी। घर में अजितेश के सिवा उसके वृद्ध पिता प्रमोद मिश्रा, उसकी माँ एक बेहद बीमार दादी और एक छोटा भाई भी था। दिव्या ने भी अपनी सारी ड्यूटी अच्छे से की और बिना किसी गीले शिकवे के इस पूरे कुनबे को अपने प्यार में बांध लिया। दादी की दवाओं से लेकर किचन तक दिव्या ने बहुत जल्द अपनी मदद और लगाव से इस घर की हर दीवार को अपना बना लिया था। दूसरी तरफ अजितेश एक बेहद लालची इंसान था। उसकी नजरों में एक बहुत बड़ा ख्वाब था टीवी पर दिखने का, एक फेमस न्यूज एंकर बनने का। लेकिन हम सब जानते हैं कि मीडिया की चमक धमक दुनिया में अपनी जगह बनाना कितना कठिन होता है। यह वो वक्त था जब अजितेश जगह जगह घूमकर अपना काम ढूंढने को प्रयास कर रहे थे। उसकी कोई तय सैलरी नहीं थी और कल को लेकर एक अजीब सी बेचैनी बनी हुई थी, क्योंकि उस समय अजितेश के मम्मी पापा की भी आर्थिक हालत बिल्कुल भी सही नहीं थी। ऐसे कठिन समय में अक्सर अच्छे नाते टूट जाते हैं, लेकिन दिव्या ने एक पक्की दीवार बनकर उसका साथ दिया। अजितेश जॉब के लिए नोएडा और दिल्ली के चक्कर लगाता था और दिव्या इटावा में रहकर उसके पूरे कुनबे की ड्यूटी निभाती थी। वो घर खर्च में बचत करती, अपनी चाहत दबाती ताकि अजितेश निडर होकर टीवी के सामने अपना नाम बना सके। दिव्या ने अपनी हर खुशी, अपने हर अरमान को अजितेश के ख्वाबों के बक्से में बंद कर दिया था। कहते भी है कि पक्की जिद और किसी की मौन दुआएं कभी व्यर्थ नहीं जाती है। दिव्या का यही त्याग और अजितेश की लगन अतः काम आई और साल 2016 में अजितेश को नोएडा के एक बड़े नेशनल टीवी न्यूज चैनल में अच्छी जॉब मिल गई। वो अब सिर्फ एक आम वर्कर नहीं था, बल्कि स्टूडियो में बैठकर न्यूज देने वाला एक जाना पहचाना क्राइम फेस बन गया था। अब सोचिए उस औरत की खुशी का क्या हाल होगा जो इटावा के एक छोटे से कमरे में बैठकर टीवी पर अपने पति को कोट पैंट में न्यूज पढ़ते हुए देखती होगी। पैसा, नाम, इज्जत, अब इस कुनबे के पास सब कुछ था। पड़ोस के लोगों के बीच दिव्या की वैल्यू भी बढ़ गई थी। लोग उसे प्यार से टीवी वाले के बहू बोलने लगे थे। ये गरीबी के दिन अब बहुत पीछे छूट चुके थे और उनकी लाइफ का सबसे प्यारा दौर चल रहा था। लेकिन इन्हीं पलों के बीच एक और बात थी। काम की वजह से अजितेश अब ज्यादातर नोएडा में ही रुकने लगा था। उसके साथ उसकी माँ और छोटा भाई भी नोएडा चले गए थे, लेकिन दिव्या इटावा वाले मकान में ही बनी रही। ससुर प्रमोद मिश्रा और बीमार दादी को इस उम्र में तनहा छोड़ना उसे मंजूर नहीं था। हालांकि बीच बीच में वह वक्त निकालकर नोएडा भी अपने पति के स्वास्थ्य जाया करती रहती। लेकिन इसी बीच नोएडा की इस तेज रफ्तार लाइफ में अजितेश के पास एक शख्स आता है। उसका नाम अखिल, उसका यारा अखिल। क्योंकि अजितेश अब नोएडा में बहुत ज्यादा मसरूफ रहने लगा था, इसलिए अखिल का इटावा वाले मकान आना जाना
होने लगा। इसलिए अखिल का इटावा वाले मकान में आना जाना होने लगा। कभी दिव्या को नोएडा से इटावा भेजने के नाम पर, जो कभी घर पर कोई सामान देने के नाम पर। धीरे धीरे अखिल का इस घर में इतना आना जाना हो गया कि वो एक पराया आदमी नहीं बल्कि कुनबे का ही सदस्य लगने लगा। दिव्या के लिए तो अखिल अब पति का यार नहीं बल्कि एक छोटे भाई जैसा बन गया था। जब भी अखिल आता, दिव्या अपने हाथों से उसे उसका मनपसंद भोजन बनाकर देती और अखिल भी उसे भाभी बोलकर पूरी इज्जत देता था। दोनों के बीच भरोसे का एक बहुत ही बड़ा पक्का नाता बन चुका था। सब कुछ एकदम सही चल रहा था। लेकिन दिव्या को क्या पता था कि जिस यकीन की सरजाई को उसने अपनी मेहनत से सीला है, उसी ने उसका अंत तय किया हुआ है। तारीख थी 14 अक्टूबर 2019। उस दिन इटावा वाले मकान में दिव्या लगभग तन्हा ही थी। ससुर प्रमोद मिश्रा किसी काम से कहीं गए हुए थे और बीमार दादी दूसरे कमरे में सो रही थी। तभी दरवाजे पर आहट होती है तो देखते ही दिव्या के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने पूरी इज्जत के साथ उसे अंदर बुलाया। वो किचन में गई, पानी गर्म किया, चाय बनाई और बिस्कुट की प्लेट लेकर मुख्य कमरे में आ गई। दोनों चाय पीते हुए सहज होकर बातें करने लगे। माहौल इतना सुखद और घरेलू था कि दिव्या अचानक अपनी पुरानी बातें याद करने के लिए अंदर से अपनी शादी का वो एल्बम ले आई। अखिल के पास बैठकर बहुत ही चाव से उसे शादी की फोटो दिखाने लगी। दिव्या का पूरा ध्यान उस हसीन फोटो दिखाना था। वो पूरी तरह से निश्चिंत थी। इधर जब रात को दिव्या के ससुर प्रमोद मिश्रा अपने काम को खत्म करके घर आते हैं तो वह गेट पर खड़े होकर कई दफा आवाज लगाते हैं, लेकिन अंदर से कोई शब्द नहीं आता है। घर में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। अनहोनी के डर से वह गेट को हल्का सा धक्का देते हुए गेट बिना किसी रुकावट के खुल जाता है। और जैसे ही प्रमोद मिश्रा उस घर के अंदर जाते हैं, उनके पैरों तले जमीन हट जाती है। घर के हॉल में उनकी बहू दिव्या लहूलुहान हालत में पड़ी थी। घबराकर प्रमोद मिश्रा दिव्या को जगाने की कोशिश करते हैं, उसे हिलाते हैं, मगर दिव्या की ओर से कोई संकेत नहीं मिलता है। उनकी पुकार सुनकर पड़ोस के लोग भी दौड़कर अंदर आ जाते हैं। वहां के खौफनाक दृश्य देखकर हर कोई डर जाता है। हालात को देखते हुए यह साफ हो चुका था कि दिव्या अब इस दुनिया में नहीं है। पुलिस को खबर दी जाती है और सूचना मिलते ही पुलिस की टीम वहां पहुंच जाती है। मौके वारदात को देखते ही शुरुआती जांच से यह साफ हो जाता है कि दिव्या की मृत्यु सिर पर किसी भारी चीज के लगने से या हमले से हुई है। पुलिस देखती है कि घर का सारा सामान इधर उधर पड़ा हुआ है, जिसे देखकर पहली नजर में ऐसा लगता है मानो घर के अंदर कोई चोरी हुई हो। जांच में दोषी का कोई भी प्रमाण छूट न जाए, इसलिए तुरंत फिंगरप्रिंट टीम और डॉग स्क्वाड को भी वहां बुला लिया जाता है। इधर पुलिस घटना की गहराई से जांच कर रही थी और उधर दिव्या के शव को पोस्टमार्टम के लिए पास के ही क्लिनिक भेज दिया जाता है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट बाहर आती है तो पुलिस का शक और बढ़ जाता है। रिपोर्ट में पता चलता है कि दिव्या के सिर पर किसी बहुत भारी वस्तु से प्रहार किया गया था, मगर ताज्जुब की बात यह थी कि वह हथियार घर के अंदर कहीं नहीं मिला। इसके अलावा जब पुलिस घर में फैले हुए सामान की जांच करती है तो एक बहुत बड़ा तथ्य सामने आता है। घर से कोई भी कीमती गहना या धन गायब नहीं था और सबसे बड़ी बात, मेज पर चाय के 2 गिलास रखे हुए थे। पुलिस समझ गई थी कि दोषी कोई पराया नहीं है। दिव्या ने खुद उसके लिए कुंडी खोली थी और उसे चाय भी पिलाई थी। अब पुलिस के सामने बात बिल्कुल साफ हो चुकी थी। घर में फैला हुआ सामान सिर्फ पुलिस को उलझाने का एक नाटक था, यह कोई चोरी नहीं थी। दोषी का एकलौता लक्ष्य सिर्फ यही था कि सिर्फ दिव्या को जान से मारना है। क्योंकि गेट पर कोई खींचातानी नहीं हुई थी, इसलिए पुलिस समझ चुकी थी कि दोषी कोई बाहरी चोर नहीं है बल्कि दिव्या का अपना ही कोई परिचित है, जिसके लिए उसने खुद गेट खोला था। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर वो आदमी था कौन? क्या दिव्या के कथित भाई अखिल ने ही इस डरावनी वारदात को अंजाम दिया था या फिर उसके जाने के बाद कोई और उस घर के अंदर आया था? खैर, जो भी था, इस पहेली का हल करने के लिए इटावा पुलिस ने तुरंत घर के पास लगे वीडियो कैमरे को चेक करना शुरू कर दिया और जल्द ही एक कैमरे में एक अनजान आदमी घर के बाहर जाता हुआ दिख गया था। जब पुलिस ने इस वीडियो के आस पड़ोस के लोगों को दिखाया तो इस कारी दास्तां का पहला राज खुल गया। मोहल्ले वालों ने तुरंत उस आदमी को पहचान लिया। उन्होंने पुलिस को बताया, सर, ये तो अजितेश का दोस्त अखिल है और यह तो अक्सर इस घर में आता जाता रहता है। पड़ोसियों की इस बात ने पुलिस का काम बहुत सरल कर दिया था और कुछ ही घंटों के भीतर पुलिस ने जाल बिछाकर अखिल को पकड़ लिया था। अब अखिल
पुलिस स्टेशन के पूछताछ रूम में बैठा था। जब उसे दिव्या के मर्डर के बारे में पूछा गया तो उसने पुलिस की आंखों में आंखें डालकर बड़े ही शांत मन से कहा, सर हाँ, मैं उस दिन दिव्या भाभी के घर गया था। हम दोनों ने साथ में बैठकर चाय भी पी और गपशप भी की, लेकिन जब मैं वहां से निकला तब घर में सब कुछ बिल्कुल सही था। मुझे नहीं पता कि मेरे जाने के बाद वहां कौन आया और यह सब किसने किया। मेरा इस मर्डर से कोई ताल्लुकात नहीं है। अखिल के तेवर इतने नॉर्मल थे और वह जिस यकीन से जवाब दे रहा था, उसे देखकर एक पल तो यही लग रहा था कि मानो वो सच बोल रहा हो। वो उसे छोड़ने ही वाले थे, लेकिन तभी पुलिस वालों के मन में एक विचार आता है कि क्यों न इससे एक बार कड़े लहजे से पूछताछ की जाए। और जैसे ही पुलिस ने अपना दूसरा तरीका अपनाया, अखिल का वो बनावटी चेहरा उतर गया और वह पूरी तरह से टूट गया। रोते हुए अखिल ने जो सच बोलना शुरू किया तो पुलिस के भी होश उड़ गए थे। अखिल ने कांपते हुए कहा, सर मैंने दिव्या भाभी को मारा जरूर है, लेकिन मेरी उनसे कोई नफरत नहीं थी। यह मर्डर मेरी प्लानिंग नहीं थी। मैंने तो सिर्फ आज्ञा मानी है और यह मर्डर किसी और ने नहीं बल्कि दिव्या के पति अजितेश ने ही करवाया है। अखिल के अनुसार उस दिन वो दिव्या के घर सिर्फ और सिर्फ उसकी जान लेने ही गया था। और जब दिव्या का पूरा ध्यान अपनी शादी की एल्बम की उन हंसती हुई फोटो पर था जिसमें वो अजितेश के साथ थे, वो पूरी तरह से बेखबर थी। दिव्या हंसते हुए एल्बम के पन्ने देख रही थी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि जिस आदमी को वह अपने भाई की तरह अपने प्यार और यकीन की फोटो दिखा रही है, उसकी नजरों में काल का साया है। और तभी अखिल ने मौका पाकर वहीं रखा एक भारी गमला उठाकर उसे पीछे से दिव्या के सिर पर जोर से मार दिया। दिव्या को संभलने या रोने तक का वक्त नहीं मिला। जिस घर को दिव्या ने अपने प्यार और मेहनत से बनाया था, आज उसी घर के फर्श पर उसका खून बहा रहा था। चंद पलों में ही अखिल ने उस गहरे यकीन का गला दबा दिया और वहां से चुपचाप भाग गया। दूसरे कमरे में सो रही बीमार दादी को इस खौफनाक घटना की खबर तक नहीं मिली। यह सुनते ही जांच अफसरों का दिमाग चकरा गया और अजितेश जो टीवी पर बैठकर दुनिया भर के अपराधों की पोल खोलता था, वही क्राइम एंकर खुद अपनी पत्नी का हत्यारा निकला। लेकिन क्यों? उस अजितेश ने ऐसा क्यों किया जिसके लिए दिव्या ने अपनी पूरी लाइफ दांव पर लगा दी थी? उसी ने खुद अपनी पत्नी की मौत की खौफनाक कहानी क्यों लिख डाली? अब जब मर्डर केस और किसी के कहने पर हुआ है बिल्कुल साफ हो चुका था, तो पुलिस के सामने सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा था, आखिर इस खौफनाक हत्या का कारण क्या था? जब पुलिस ने अखिल से कड़ाई से पूछताछ की तो उसने एक ऐसा चौंकाने वाला खुलासा किया जिसने मानवीय रिश्तों के यकीन को हमेशा के लिए तोड़कर रख दिया। पूछताछ में जो बात निकलकर सामने आई वह इतनी डरावनी और दुखद थी कि उसकी आवाज सुनकर आपकी आंखों में पानी आ जाएगा। दरअसल साल 2013 में जब दिव्या और अजितेश का विवाह हुआ था, तो शुरुआती कुछ सालों तक इन दोनों की लाइफ बहुत अच्छे से और प्रेम भाव से बीत रही थी। लेकिन फिर जैसे ही अजितेश का टीवी एंकर बनने का वो लक्ष्य पूरा हुआ, सफलता और नाम मिलते ही दोनों के रिश्तों में दूरी आनी शुरू हो गई। इस दूरी की वजह कोई छोटी मोटी घर की लड़ाई नहीं थी। असल में पिछले कुछ वक्त से अजितेश अपनी पत्नी दिव्या से पूरी तरह से अलग रहने लगा था। वो दिव्या को हर बात पर नजरअंदाज करने लगा था, जैसे उसकी लाइफ में अब दिव्या की कोई अहमियत और कीमत ही नहीं रह गई हो। अजितेश के बर्ताव में आए इस अचानक बदलाव से दिव्या अंदर ही अंदर टूटने लगी थी। वह दुखी थी और इस रूखेपन के पीछे की असली वजह को समझने का प्रयास कर रही थी। और इसी प्रयास के दौरान दिव्या के सामने एक ऐसा सच आ गया जिसने उसके होश उड़ा दिए। दिव्या को पता चला कि आजकल अजितेश की दोस्ती उसके अपने ही दफ्तर में काम करने वाली भावना आर्य नाम की एक लड़की के साथ हो गई है। वो ज्यादातर उसी के साथ बातें करते रहता है। नोएडा की चकाचौंध में अजितेश अपनी पत्नी को भूलकर किसी और के साथ एक नई दुनिया बनाने के ख्वाब देख रहा था। जांच में आगे चलकर जो सच सामने आता है वह किसी भी पत्नी का मन तोड़ने के लिए काफी था। अजितेश और उसकी साथी भावना आर्य सिर्फ दोस्त ही नहीं थे, बल्कि वह एक गहरे प्रेम संबंध में थे। यह एक सीधा शादी के बाहर अफेयर का मामला था। जैसे ही अजितेश के इस अफेयर की खबर दिव्या को लगती है, उनके घर का वो शांत और शुद्ध माहौल अचानक से बवाल में बदल जाता है। जिस पति के लिए दिव्या ने अपना सब कुछ त्याग दिया था, उसकी बेवफाई दिव्या सह नहीं पाती। उसके बाद दोनों के बीच में बात बात पर कड़वी बहस और झगड़े होने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर भी दिव्या ने हार नहीं मानी थी और ना ही उसके मन में कोई गलत ख्याल आया। जिस तरह एक स्त्री अपना घर बचाने के लिए हर संभव प्रयास करती है, दिव्या ने भी वही किया। एक दिन दिव्या मौका पाकर अपने पति के फोन से भावना का नंबर ले लेती है और सीधे भावना को कॉल करती है।
कॉल पर इन दोनों के बीच में काफी लंबी और कड़वी बातें होती है। दिव्या एक पत्नी के नाते भावना को कड़े शब्दों से चेतावनी देती है कि वह उसके पति और उसकी शादीशुदा लाइफ से दूर रहे, लेकिन भावना अजितेश से दूर होने की बजाय उल्टा दिव्या की ही बुराई अजितेश से कर देती है और अपनी पार्टनर से पत्नी की बुराई सुनकर अजितेश का गुस्सा भड़क उठता है। वो अपनी भूल मानना या सुधारने की बजाय घर आकर अपनी पत्नी दिव्या के साथ बेहद बुरा और गलत व्यवहार करने लगता है। वो भूल चुका था कि दिव्या ने उसके कठिन वक्त में उसका कितना साथ दिया था। पुलिस पूछताछ में हुए खुलासे के अनुसार घर में रोज रोज के इस बढ़ते कलेश और विवाद के बीच अजितेश और उसकी पार्टनर भावना ने एक खौफनाक फैसला लिया। उन्होंने तय किया कि अब दिव्या को हमेशा के लिए अपने मार्ग से हटाना ही होगा, क्योंकि एक प्रसिद्ध एंकर होने की वजह से पत्नी को तलाक भी नहीं दे सकता था। शुरुआत में तो अजितेश और भावना ने किसी पेशेवर मुजरिम को, ये सुपारी किलर को दिव्या की हत्या करने का विचार बनाया, लेकिन अजितेश खुद एक क्राइम एंकर था। वो पुलिस की जांच के तरीकों को अच्छे तरह से जानता था। इन दोनों को यह डर लगने लगा था कि अगर किसी भाड़े के मुजरिम को यह काम दिया तो पुलिस की पकड़ में आने का डर बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसलिए कानून की नजरों में धूल झोंकने के लिए इन दोनों ने तय किया कि यह काम किसी ऐसे पक्के इंसान से कराया जाए जिस पर पुलिस और खुद दिव्या कभी शक न कर सके। और फिर इसके लिए उन्होंने अपने ही एक यार को जरिया बनाया जिसका नाम अखिल था। अजितेश और भावना ने मिलकर अखिल को अपने इस डरावने इरादे में शामिल किया। जब उन्होंने अखिल से दिव्या का मर्डर करने के लिए कहा तो शुरुआत में अखिल थोड़ा डरा। उसने थोड़ी मनाही भी की, लेकिन साजिशकर्ताओं के जोर और लोभ के आगे आखिरकार अखिल झुक गया और वो इस डरावने काम को करने के लिए तैयार हो गया। मौत की पूरी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी थी और फिर उसी योजना के अनुसार तारीख आई 14 अक्टूबर 2019, जब अखिल काल का संदेश लेकर इटावा पहुंचा और सीधे उसके घर के गेट पर जाकर खड़ा हो गया, जहां दिव्या बिल्कुल अनजान अपनी आम लाइफ जी रही थी। मगर कहते हैं ना कि कानून की नजर पर पट्टी जरूर होती है, लेकिन उसके हाथ बहुत लंबे होते हैं। जब पुलिस की जांच आगे बढ़ती है तो चोरी की बात धरी की धरी रह जाती है। पुलिस सारा सच सामने ला देती है और इस खौफनाक चाल के मुख्य आरोपी अजितेश, उसकी साथी भावना आर्य और कातिल अखिल, तीनों को पकड़ लिया जाता है। दिव्या के कातिलों को कानून से सख्त दंड मिल सके, इसके लिए पुलिस ने जल्दी से मुख्य डिजिटल और फोरेंसिक प्रमाण जुटाए और तीनों को जेल भेज दिया गया। लेकिन इस केस में इंसाफ का रास्ता इतना सरल नहीं था। यह मामला साल 2019 के अंत का था और इसके कुछ ही महीनों बाद पूरे देश में कोविड-19 का कड़ा लॉकडाउन लग गया था। इसी बीमारी की वजह से कोर्ट का काम रुका और लगभग 3-4 साल तक इस केस की फाइल आगे नहीं बढ़ पाई। इस दौरान इन तीनों दोषियों ने मौके का लाभ उठाकर बेल के लिए कोर्ट में अर्जी दी, मगर इस मर्डर की बेरहमी और पुलिस के पक्के प्रमाणों के देखते हुए कोर्ट ने इस केस को बेहद अहम माना और इसकी बेल अर्जी खारिज कर दी। आज इतने साल बीत जाने के बाद भी यह मामला कोर्ट में चल रहा है और दिव्या का कुनबा आज भी इंसाफ की राह देख रहा है, जिसका उन्हें हक है। एक क्राइम एंकर जो दूसरों को न्याय दिलाने की बात करता था, नाम और वासना के लालच में उसने उस जीवन साथी की जान ले ली जिसने उसके संघर्ष में उसका सबसे ज्यादा साथ दिया था। अगर आपको आज का यह वीडियो सोचने पर मजबूर करे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में दिव्या के लिए न्याय की बात जरूर लिखें। इस केस से आपको क्या पाठ मिला यह भी हमारे कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई दास्तान के साथ। तब तक अपने रिश्तों की कदर करें, महफूज रहें और ध्यान रखें। जय हिंद।